हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि सारे जहां में भरोसा तोड़ने वालों तो बहुत हैं। मतलब इस जहां में भरोसा तोड़ने वाले तो बहुत हैं, हम तो भरोसा निभाने वालों की तलाश में हैं। यानी कि आप खुद पर भरोसा अगर करते हैं तो आपको किसी दूसरे की तलाश भी नहीं करने की ज़रूरत है। लोग आपकी तलाश करते हुए खुद आप तक आएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास में हम पार्ट 3 को देख रहे थे, जिसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है। पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश कंपनी एंड फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हम कल कर चुके थे। हमने कल देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई है तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, उसमें काफ़ी वाद अपवाद और विवादों के बीच की स्थितियाँ समझ में आई हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, हम लोग वीडियो अपना शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, उससे पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ये एक वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में यह कम आय वाली कंपनी बनी। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। यानी कि जो उसमें कंपनी के जो लोग थे वो काफ़ी सहज थे काम करने में और काम कराने में। ये एक बड़ा कारण था कि डच कंपनी से छोटी होने के बावजूद भी वो काफ़ी आगे निकल गई डच कंपनी से। इसमें 24 निवेशक थे और प्रत्येक का चुनाव प्रति वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसालों तथा इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसालों पर ध्यान दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें वो इजाफा करते गए। यानी कि अगर हम बात करें तो शुरुआती वर्षों में वह 20% लाभ पर ही काम कर रहे थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने कपड़े का व्यापार भी शुरू कर दिया। और कपड़े का व्यापार भी कैसा कि यहाँ से कच्चा माल ले आकर यूरोप में, अपने लंदन में फिनिश गुड्स बनाया और फिर वापस भारत लाकर बेच दिया। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा। इस कंपनी की लाभ में अतिशीघ्र तीव्रता बढ़ा और उन्होंने इसको जारी रखा। ठीक है दोस्तों, ये एक आउटलाइन बनाने की कोशिश की थी मैंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और क्या कर रही थी। अब हम भारत आगमन पर उसकी शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई है, 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों से 15 वर्ष का व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। जिस समय यह अधिकार प्रदान किया गया था उस समय भारत में शासन अकबर का था। यानी कि सन 1600 की बात हो रही है, तो उस समय शासक कौन था भारत में? मुगल सत्ता का अकबर था। इसी कारण इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने व्यापार के लिए अकबर के नाम पर एक पत्र लिखा कि हाँ, हमारी कंपनी उस तरीके से लिखा होगा, जिसे विलियम हॉकिंस लेकर भारत आया था। परंतु जब तक वह भारत पहुंचता तब तक 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, विलियम हॉकिंस कब पहुंचता है भारत? 1608 में। 1608 में जब विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में पहुंचता है तो देखता है कि उस समय वहाँ का शासक जहांगीर हो चुका है। यानी कि दिल्ली का शासन किसके हाथ में आ जाता है? जहांगीर के हाथ में। और जहांगीर को अपनी बात बताता है और वह किस भाषा का प्रयोग करता है। दोस्तों, इसमें सारे फैक्ट डाले गए हैं जो जो एग्ज़ाम के तौर पर ज़रूरी हो सकते हैं। वह किस भाषा का प्रयोग करता है? फारसी भाषा का, जबकि वो एक अंग्रेज है। विलियम हॉकिंस को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि वह फारसी भाषा का ज्ञाता था, जिसे जहांगीर द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था।
ठीक है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे। इसीलिए विलियम हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है। कब? 1608 में ही। लेकिन क्या होता है, इसका विरोध पुर्तगालियों द्वारा, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली 1498 में भारत आ गए थे, तो उनको आए हुए लगभग 110 वर्ष से ज़्यादा हो चुका था, तो उनका वर्चस्व मुग़ल दरबार में भी काफ़ी बन गया था और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। और इसके साथ साथ जो व्यापारी थे भारत के ही, उन्होंने भी इसका विरोध किया, जिस कारण जहांगीर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई इतनी दूर से लेकर आया, सब कुछ हुआ, राजा भी मान गया, लेकिन जब उन्होंने उसको विरोध करने के कारण उसका जब फैसला वापस ले लिया गया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी कि उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों के जो फैक्ट्रियां थी, 1612 में हेनरी मिडल्टन और कैप्टन वेस्ट ने, अंग्रेज़ों ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। अब होगा क्या इससे दोस्तों, समझिएगा कि जब उन्होंने हमला कर दिया तो पुर्तगालियों ने अपनी रक्षा के लिए उस पर खर्चा बढ़ा दिया, अपनी सुरक्षा पे भी खर्चा कर लिया। अब चूँकि सुरक्षा पे खर्चा किया तो क्या हुआ कि जो मुग़ल दरबार में जो उनका लाभ का हिस्सा पहुंच रहा था वो कम हो गया। ठीक है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, अब उसमें लाभ में हिस्सा कम हो गया और इधर उन्होंने जहांगीर को लालच दे दिया। तो क्या हुआ कि जहांगीर ने पूर्णतः तरीके से उसका समर्थन किया और सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने में वो सफल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में उसी समय इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हो जाती है। किनसे? पुर्तगाली की राजकुमारी है कैथलीन। इसमें क्या करते हैं, चूँकि आपने देखा कि पुर्तगाली जब हमने पढ़ा था तो उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जब चलाई थी तो उन्होंने समुद्र के किनारे के भारत के हिस्सों पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने बम्बई जो था वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। दहेज में दे दिया तो इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों कि उन्होंने उन्होंने क्या किया कि 10 पाउंड सालाना भाड़े पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया 1668 रुपये में। दोस्तों वो टाइम की सीरीज़ थी और इसलिए मुझे आपको उस कड़ी से इस कड़ी को जोड़ना था। उन्होंने बम्बई दिया शादी में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को 10 पाउंड वार्षिक भाड़े पर किराए पर दे दिया, ठीक है। अब बम्बई के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक ओंगियर को माना जाता है, ठीक है। लेकिन बम्बई की जो किलेबंदी है की गई थी उसका श्रेय चार्ल्स ब्रून को दिया जाता है, जो उसने 1710 ईस्वी में की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लिया और वहाँ पर किलेबंदी करके फैक्ट्री बना दी। इसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्थापित होती है, हुगली नदी के किनारे स्थापित की जाती है। तो दोस्तों हुआ क्या कि उस समय अंग्रेज लोग बहाने बनाने लगे मुग़ल सत्ता को, मुग़ल दरबार को कर देने में कि साहब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे तंग आकर औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि हम आपको चुंगी से मुक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन उन पर जजिया लगा दिया। अब चूंकि जजिया आपको देना ही पड़ेगा, वो गैर मुस्लिमों के लिए ही था। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी द्वारा जिस कर की चोरी की जा रही थी वह पुनः मुग़ल दरबार में पहुंचने लगा, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों एक बात और सोचने वाली होती है कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो क्या वाकई में भारत पर शासन करने के लिए आई थी? लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो आप इसका जवाब पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 1600 में उन्होंने प्लान बनाया, 1608 में विलियम हॉकिंस आ जाता है और शासन पाने के लिए वो पहली लड़ाई लड़ते हैं 1757 प्लासी का युद्ध। अगर कोई शासन करने के लिए आएगा तो 150 वर्षों का इंतजार नहीं करेगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा तो अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए 10 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, 150 वर्ष थोड़ी ना कोई करता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर सत्ता करने के लिए आई थी, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको विचार ब्रॉस्ट करने के लिए आपको ये बात बताई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।